दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को एग्जाम में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पूछा जाता है, जिनमें प्लेटो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर है। आज मैं आपको प्लेटो से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, फैक्ट्स वाले, वो समझाऊंगी। क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके नंबर बन सकते हैं या फिर कट सकते हैं। तो चलिए, आज हम सिर्फ प्लेटो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझेंगे। या फिर आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो देखिए, व्यक्ति की योग्यता व गुणों के आधार पर कार्यों का विभाजन ही न्याय है। क्योंकि प्लेटो ने मानव की आत्मा के 3 गुणों साहस, बुद्धि और लालसा के आधार पर 3 वर्गों शासक, सैनिक और उत्पादक को अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे हैं और ये कहा कि ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करें और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, यही न्याय है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। प्लेटो के समय 4 प्रसिद्ध यूनानी नगर राज्यों के नाम बताइए। तो प्लेटो के समय के 4 प्रमुख नगर राज्य हैं सिराक्यूज, एथेंस, स्पार्टा और एरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटो के साम्यवाद के 2 प्रमुख तत्व बताइए। तो पहला तत्व है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा तत्व है पत्नियों का साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन में 2 विशेषताएं पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 विशेषताएं बताऊंगी ताकि आपको 4 में से एटलीस्ट 2 तो याद रहे। तो पहली विशेषता ये है कि आत्मा के अस्तित्व के लिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से मानव आत्मा का पूरी तरह से विकास होता है। दूसरी विशेषता है कि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। तीसरी विशेषता ये है कि शिक्षा धर्म और नैतिकता को एक सही जगह देती है। और चौथी विशेषता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है जिसका उद्देश्य परम शक्ति की प्राप्ति करना है। प्लेटो ने आदर्श राज्य को आत्मा के 3 तत्वों के रूप में 3 वर्गों में बांटा है, आर्थिक, सैनिक और अभिभावक। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में शासक जो है वो दार्शनिक है और साम्यवाद सामाजिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो का साम्यवाद किस वर्ग के लिए था और क्यों। प्लेटो का साम्यवाद शासक यानी संरक्षक वर्ग के लिए था, क्योंकि साम्यवाद की योजना के जो शासक वर्ग है वो अपने कुटुंब और निजी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, जिससे कि राज्य के संचालन के समय उनके सामने कुटुंब और संपत्ति से पैदा होने वाले मोहमाया उनका पथ भ्रष्ट न कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्लेटो द्वारा वर्णित साम्यवाद की अवधारणा के संबंध में 2 बातें बताइए। प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो राज्य के समस्त जनता के लिए नहीं बल्कि अभिभावक वर्ग के लिए है, मतलब शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था के 2 प्रमुख तत्व हैं, पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेटो द्वारा वर्णित उदात्त झूठ क्या है। तो प्लेटो का मानना है कि जब लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए झूठ का सहारा लिया जाए तो प्लेटो उसे उदात्त झूठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेटो की शिक्षा योजना के कोई 2 लक्ष्य बताइए। तो पहला लक्ष्य है कि शिक्षा सद्गुणों में वृद्धि करती है और एक आम इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। और दूसरा लक्ष्य है कि शिक्षा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच तालमेल बैठाती है और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता है कि शिक्षा मनुष्य के सभी तरह के विकास पर बल देती है और दूसरी विशेषता है कि धर्म और नैतिकता को एक सही जगह देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लेटो द्वारा लिखी हुई 4 पुस्तकों के नाम बताइए। या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है कि प्लेटो द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो फर्स्ट बुक है रिपब्लिक, सेकंड है लॉज, थर्ड है अपोलॉजी और फोर्थ नंबर पर है क्रीटो। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लेटो के गुरु और शिष्य का नाम बताइए। तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे और शिष्य अरस्तु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो के आदर्श राज्य में विद्यमान विभिन्न वर्गों के नाम बताइए। या फिर प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग कौन कौन से थे। तो पहला वर्ग है उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा दार्शनिक वर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटोवाद तथा फांसीवाद में कोई 2 अंतर बताइए। तो पहला अंतर है प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है, जबकि फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है।
दूसरा अंतर है प्लेटोवाद संयम पर आधारित है जबकि फांसीवाद दमन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। प्लेटो की प्रमुख कृति का क्या नाम है? इसकी काव्यात्मक विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम और प्रमुख कृति है। इसमें नाटकीय शैली और कल्पना का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। अब इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ खास विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पर मैं आपको प्लेटो के आदर्श राज्य की 4 विशेषताएं बताऊंगी। तो पहली विशेषता ये है कि आदर्श राज्य आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य है। दूसरी ये है कि ये स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है। तीसरी विशेषता ये है कि आदर्श राज्य में कुछ खास बनाए हुए कार्य का सिद्धांत लागू होता है। और चौथी विशेषता ये है कि आदर्श राज्य की जो प्रकृति है वो सर्वाधिकारवादी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्याय को चरितार्थ करने के लिए प्लेटो किन साधनों की बात करता है? तो प्लेटो शिक्षा व्यवस्था, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों के साम्यवाद जैसे साधनों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्लेटो ने संरक्षक वर्गों के लिए संपत्ति का खंडन क्यों किया? कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है राज्य की एकता की रक्षा के लिए और दूसरा कारण है भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कोई 2 आलोचनाएं लिखें। तो पहली आलोचना थी कि दार्शनिक वर्ग को सारी शक्तियां देना अनुचित था और दूसरी आलोचना थी कि गुणों के निर्धारण का कोई सही आधार नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद का प्रतिपादन किस वर्ग के लिए किया है? तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद का प्रतिपादन शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कोई 2 अंतर बताइए। तो पहला अंतर है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है क्योंकि वो कुशासन और भ्रष्टाचार को मिटाकर राज्य की एकता की स्थापना चाहता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। दूसरा अंतर है कि प्लेटो के साम्यवाद के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये पूछता है कि प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 तत्व या विशेष गुण क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 गुण बुद्धि, साहस और लालसा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्लेटो ने राज्य को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो प्लेटो ने राज्य को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है विधि सम्मत राज्य और दूसरा है विधि विहीन राज्य। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्लेटो की कृतियों की शैली क्या है और इन कृतियों में मुख्य पात्र कौन है? तो प्लेटो की कृतियां संवाद शैली में हैं और इन कृतियों में मुख्य पात्र सुकरात है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्लेटो के ग्रंथों को संवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए हैं, इसलिए उन्हें संवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्लेटो के राजदर्शन के अमरत्व के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तत्व है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत और दूसरा है बुद्धि का शासन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य नगर राज्य की एकता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दार्शनिक राजा के कोई 3 गुण बताइए। तो पहला गुण है सत्य का ज्ञाता, दूसरा है निस्वार्थ भावना और तीसरा है विवेकशील। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संरक्षकों के लिए प्लेटो के साम्यवाद की आवश्यकता क्यों है? तो देखो, प्लेटो के अनुसार संरक्षक या अभिभावक वर्ग के लिए यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की जरूरत इस उद्देश्य से है कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें शासक वर्ग अपने सभी कर्तव्यों का सबसे ज्यादा श्रेष्ठता पूर्वक पालन कर सके। संरक्षक को राज्य के योग्य बनाने के लिए प्लेटो उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है, क्योंकि उसे डर है कि आगे जाकर शिक्षा का प्रभाव खत्म ना हो जाए और उनके मन में किसी भी तरह का बेकार तत्व प्रवेश न कर ले। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है राज्य एक व्यक्ति का ही बड़ा रूप है। इस कथन से प्लेटो का क्या अभिप्राय है या आशय है? प्लेटो ने राज्य को मानव आत्मा का एक बड़ा रूप माना है, जिसके परिणाम कुछ इस तरह से है। राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक संस्था है क्योंकि ये उसकी आत्मा का ही एक बड़ा रूप है। दूसरा है मानव आत्मा के 3 तत्वों से बड़ा होकर राज्य के 3 वर्गों का निर्माण करता है, क्योंकि मानव आत्मा और राज्य में एक ही प्रकार का न्याय सिद्धांत लागू होता है। तो ये थे प्लेटो से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थिंकर अरस्तु से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सबसे पहले अपन चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें अरस्तू की नागरिकता की परिभाषा बताता है। अरस्तू के अनुसार नागरिक वो व्यक्ति है जो कानून बनाता है और न्याय प्रशासन में भाग लेता है। मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति जो नीति निर्धारण करने या न्याय के बारे में निर्णय देने के अधिकार में भाग लेता हो, तो ऐसा व्यक्ति ही अपने राज्य में नागरिकता का स्थान प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरस्तू ने संविधानों को और शासनों को कैसे वर्गीकृत किया है। तो अरस्तू ने संविधान और शासन को दो आधार पर वर्गीकृत किया है। तो पहला है संख्या के आधार पर और दूसरा है नैतिक आधार पर। संख्या के आधार पर शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या आती है और नैतिक आधार पर सर्वोच्च सत्ता के संचालन के उद्देश्य आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरस्तू के अनुसार दास कौन है। तो अरस्तू के अनुसार दास अपनी प्रकृति से एक संपत्ति है और एक संपत्ति के रूप में होने के कारण दास का खुद पर कोई भी अधिकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है अरस्तू द्वारा बताए गए क्रांति के दो सामान्य कारण बताएं। तो पहला कारण है असमानता और दूसरा कारण है अन्याय। तो क्रांति का पहला कारण व्यक्ति की असमानता को खत्म करके समानता की प्राप्ति की लालसा करता है। तो क्रांति का दूसरा कारण दो वर्गों में पैदा होने वाला असंतोष और अन्याय को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अरस्तू ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय क्यों कहा है। क्योंकि अरस्तू के अनुसार राज्य के अंदर व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसीलिए राज्य सभी समुदायों में सबसे ऊंचा समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 6 है अरस्तू की दासता की अवधारणा क्या है। अरस्तू के अनुसार संपत्ति के दूसरे रूपों की तरह ही दास ही परिवार के कुशल संचालन के लिए जरूरी है और यही दासता का आधार है। अरस्तू ने दास प्रथा का बौद्धिक और व्यवहारिक आधारों का समर्थन किया है और कहा कि दास प्रथा के अभाव में नगर राज्यों का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए दासता का होना जरूरी है। अरस्तू दासता को स्वाभाविक वस्तु मानता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दासता के औचित्य को सिद्ध करने वाले अरस्तू के दो तर्कों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तर्क है दासता एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तू के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक नियमों पर आधारित है और इसीलिए ये एक प्राकृतिक संस्था है। और दूसरा तर्क है दासता स्वामी व दास दोनों के लिए हितकर है, क्योंकि दास एक ऐसे अबोध बालक की तरह होता है जिसके विकास के लिए स्वामी का संरक्षण आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि अरस्तू के अनुसार दासता क्या है। अरस्तू के अनुसार दासता प्राकृतिक असमानता का परिणाम है, क्योंकि मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के काबिल हैं और कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के काबिल है। इस तरह शासक और शासित यानी स्वामी और सेवक का जो अंतर है वो सारी जड़ चेतन प्रकृति में समाया हुआ है। इस प्रकार बौद्धिक असमानता यानी स्वामी और शारीरिक क्षमता यानी दास के आधार पर दास स्वामी का संबंध दासता का आधार बना। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरस्तू का मिश्रित संविधान क्या है। अरस्तू का मिश्रित संविधान लोकतंत्र और धनिक तंत्र का मेल है। क्वेश्चन नंबर 10 है अरस्तू की अध्ययन पद्धति क्या थी। अरस्तू की अध्ययन पद्धति अगमनात्मक पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 11 है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तू हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अरस्तू के राज्य की दो विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और दूसरी विशेषता है राज्य का स्वरूप जैविक है। क्वेश्चन नंबर 13 है अरस्तू के दो महत्वपूर्ण योगदान बताइए। तो पहला योगदान है वैज्ञानिक पद्धति और दूसरा योगदान है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अब क्वेश्चन नंबर 14 है अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। क्योंकि अरस्तू एक प्रथम विचारक था जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया और अरस्तू ने ही सबसे पहले राज्य के पूरे सिद्धांतों का क्रमबद्ध तरीके से निर्माण किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है अरस्तू द्वारा प्रतिपादित वैधानिक दासता से क्या अभिप्राय है। अरस्तू के अनुसार युद्ध में किसी राज्य को हराकर लाए हुए बंदी दास बनाए जा सकते हैं। इस तरह दासता ही अरस्तू की वैधानिक दासता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है। तो अरस्तू के अनुसार संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या फिर शासन में परिवर्तन ही क्रांति है, क्योंकि जब राज्य जनवर्ग को समान रूप से यानी समान तरीके से अवसर या अधिकार नहीं देता तब क्रांति का उदय होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अरस्तु के अनुसार क्रांति के मुख्य कारण क्या है? कोई दो कारण बताइए। अरस्तु के अनुसार क्रांति के दो मेन कारण हैं। तो पहला कारण है शासकों की धृष्टता और लाभ की इच्छा। क्योंकि क्या होता है, जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर यानी उसके वश में आकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगते हैं यानी इकट्ठा करने लगते हैं, तब उस शासन प्रणाली के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। और दूसरा कारण है सम्मान की इच्छा। क्योंकि जब शासक किसी दूसरे व्यक्ति को अनुचित रूप से उसकी योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण किसी व्यक्ति को अपमानित करता है, तब भी जनता नाराज होकर विद्रोह करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरस्तु ने न्याय के कितने भेद बताए हैं? अरस्तु ने न्याय के दो भेद बताए हैं, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरस्तु के बहुसंख्यक वर्ग के शासन के दो रूप बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरस्तु के अनुसार शासन के कितने अंग हैं? तो अरस्तु के अनुसार शासन के 3 अंग हैं। पहला सभा, दूसरा प्रशासक और तीसरा न्यायकर्ता। क्वेश्चन नंबर 21 है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता के दो तत्व बताइए। तो अरस्तु के अनुसार नागरिकता के दो तत्व हैं, पहला है संपत्ति और दूसरा है सद्गुण। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अरस्तु ने विशेष न्याय के कौन से दो भेद बताए हैं? तो पहला भेद है वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारक न्याय। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है प्राकृतिक दास्ता और दूसरा प्रकार है आकस्मिक या फिर कानूनी दास्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दास्ता के संबंध में अरस्तु का क्या विचार है? तो अरस्तु के अनुसार दास्ता न केवल जरूरी है बल्कि सामाजिक अनिवार्यता भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दास्ता के पक्ष में अरस्तु द्वारा दिए गए किन्हीं दो तर्कों के बारे में बताइए। तो पहला तर्क है दास्ता एक प्राकृतिक तथ्य है और दूसरा तर्क है दास्ता नैतिक उन्नति का साधन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अवकाश से अरस्तु का क्या तात्पर्य है? अवकाश से अरस्तु का मतलब है दास से है, क्योंकि दास स्वामी के जीवन को सुविधामय बनाने, अवकाश प्रदान करने और दैनिक जीवन के कार्यों से छुटकारा दिलाने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति क्या है? अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी वस्तुओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति के दो प्रकार बताइए। तो पहला है व्यक्तिगत संपत्ति और दूसरा है सामूहिक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरस्तु की शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है मानव का नैतिक विकास और दूसरा उद्देश्य है मानव का बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरस्तु और प्लेटो के विचारों में प्रमुख समानता क्या है? तो दोनों ही विचारकों का मत है कि राज्य नेतृत्व की कला इसी बात में निहित है कि सबसे अच्छे साधनों के द्वारा सबसे अच्छे साध्यों को प्राप्त किया जाए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अरस्तु से रिलेटेड हैं। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। दोस्तों, मार्क्स राज्य को पूंजीवादी राज्य की संख्या देते थे और उसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राज्य एक ऐसी चीज है जिसके जरिए प्रशासक वर्ग की इच्छा बाकी के वर्गों पर लादी जाती है। इसीलिए मार्क्स ने राज्य को समाप्त करने की बात कही है, क्योंकि वह वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मार्क्स के धर्म संबंधी विचार समझाइए। तो मार्क्स के अनुसार धर्म जनता के शोषण का एक साधन है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान जो होता है ना, वो धर्म के अंधविश्वासों में आकर मानव विरोधी कार्य तक कर बैठता है और इसीलिए वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के साम्यवाद की दो विशेषताओं के बारे में। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए और उसी कार्य के अनुसार उसका वेतन होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज में केवल एक वर्ग यानी श्रमिक वर्ग ही होगा और हर व्यक्ति को श्रम करना होगा, तभी मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत होगा। अब जानते हैं कि मानव के अनुसार सर्वहारा कौन है। मार्क्स ने सर्वहारा मजदूर वर्ग को कहा है, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि वर्ग संघर्ष में पूंजीवाद का नाश हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मजदूरों को योग्यता अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है वाद, दूसरा है प्रतिवाद और तीसरा है संवाद।
अब मैं आपको बताती हूँ कार्ल मार्क्स के 4 प्रमुख सिद्धांतों के नाम। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की रचनाओं पर पड़े प्रमुख प्रभावों के बारे में। तो पहला प्रभाव था हीगल का दर्शन, खासकर उसकी द्वंद्ववादी पद्धति का प्रभाव। दूसरा है ब्रिटिश समाजवादी तथा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का प्रभाव। तीसरा है फ्रेंच समाजवादी सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट की विचारधारा का प्रभाव। अब हम बात करेंगे इतिहास की बौद्धिकवादी व्याख्या में मार्क्स के द्वारा दर्शाई गई विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम मार्क्स के द्वारा बताई गई 6 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहली है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी है दास अवस्था, तीसरी है सामंती अवस्था, चौथी है पूंजीवादी अवस्था, पांचवी है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था और फिर लास्ट में छठी अवस्था है साम्यवादी अवस्था। अब हम प्लेटो और मार्क्स के द्वारा दी गई साम्यवाद की अवधारणा की एक खास भिन्नता के बारे में बात करते हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आध्यात्मिक साम्यवाद है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद वैज्ञानिक साम्यवाद है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के वर्ग व्याख्या के अनुसार इतिहास क्या है। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और इतिहास के हर युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग, शोषक वर्ग व शोषित वर्ग रहे हैं। आप जानते हैं कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बेचकर मजदूरी प्राप्त करता है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी से ज्यादा काम करता है और ज्यादा मूल्य पैदा करता है। मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी और किए गए कार्य के मूल्य का जो अंतर है वही अतिरिक्त मूल्य है। नेक्स्ट है मार्क्स के विचारों का मूल आधार क्या है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। नेक्स्ट है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को किससे ग्रहण किया था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया था। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के बारे में। तो पहली बुक है दास कैपिटल। इसमें पूंजी और पूंजीवाद का मिश्रण है और मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही इसमें पूंजी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। दूसरी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र। ये कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है, जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। अब देखते हैं कि मार्क्स ने वर्ग यानी क्लास को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के उस ग्रुप को, उस समूह को कहा जाता है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। यानी मार्क्स के अनुसार जब समाज के एक ग्रुप, एक समूह के समान हित हो जाते हैं और फिर उन समान हितों के कारण उनके पारस्परिक संबंधों में जो दृढ़ता आ जाती है, तो उसी सामूहिक समूह को एक वर्ग की संख्या दी जाती है। अब बात करते हैं कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से क्या मतलब होता है, उसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, जो हमारा समाज है वो समाज उत्पादन के आधार पर 2 वर्गों में बटा हुआ होता है। तो पहला है साधन संपन्न वर्ग और दूसरा है साधनहीन वर्ग। तो पहला जो वर्ग है वो दूसरे वर्ग का शोषण करता है और इसी वजह से दोनों वर्गों में संघर्ष होता है, जिसके फलस्वरूप नए समाज की रचना होती है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की 2 आलोचनाओं के बारे में। तो पहली आलोचना है कि ये मध्यम वर्ग की उपेक्षा करता है और दूसरी आलोचना है कि इसमें गैर आर्थिक और राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। अब देखते हैं कि पूंजीवादी राज्य में पाए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं। तो पहला तत्व ये है कि ये बुर्जुआ की कार्यकारिणी समिति है और दूसरा कि ये राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में क्या अंतर है। तो हीगल के द्वंद्ववाद में विचार की प्रधानता है और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में भौतिकता या पदार्थ की प्रधानता है। अब देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या मतलब होता है। तो हमारी जो सृष्टि है उसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर हुआ है और इस विकास का मूल तत्व भौतिकता या फिर पदार्थ है। नेक्स्ट है मार्क्स ने किसको धर्म की संख्या दी है। तो मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली कहा है, यानी धर्म को अफीम की संख्या दी है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक सवाल ये भी हो सकता है कि किस विचारक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है और क्यों। तो ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि वो एक साम्यवादी समाज की स्थापना चाहते थे। अब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की क्या विशेषता थी। तो ऐसे समाज में धर्म, जाति, रंग और धन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
और काम करने पर अयोग्य व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता की व्यवस्था होगी। तो ये थे कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने अरस्तु, प्लेटो और कार्ल मार्क्स के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लियर करे थे, और आज के इस वीडियो में हम मैकियावली वेस्टर्न थिंकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वेस्टर्न थिंकर मैकियावली से रिलेटेड जितने भी टॉपिक या क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, जिससे क्या होगा कि आगे आपको समझने में या याद करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं निकोलो मैकियावली के बारे में। निकोलो मैकियावली जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आधुनिक युग जो है वो मैकियावली से प्रारंभ होता है और मध्य युग का अंत हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मैकियावली के राज्य पर विचार प्रकट कीजिए, या फिर इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या मानता था। मैकियावली का मत है कि मानव की दुष्टता और स्वार्थ को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए ही राज्य का उदय हुआ है। इसलिए राज्य का उद्देश्य जीवन की प्राप्ति नहीं बल्कि शक्ति की प्राप्ति है। थर्ड टॉपिक या क्वेश्चन है, मानव स्वभाव पर मैकियावली के विचार बताइए। मैकियावली के अनुसार मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक व असामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में विवेक तो है लेकिन आचरण में वो पशु तुल्य है। मनुष्य प्रकृति से नैतिक नहीं है, बल्कि जरूरत और विवशता के कारण ही वो नैतिक आचरण करता है। अब बात करते हैं कि मैकियावली द्वारा प्रिंस को दी गई दो सलाहों के बारे में। तो पहली सलाह थी अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना, और दूसरी सलाह थी कि छल कपट को जानने के लिए प्रिंस को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, नैतिकता पर मैकियावली के विचारों को इंगित कीजिए। तो मैकियावली ने राजनीतिक और नैतिकता से अलग करके उसे स्वतंत्र स्थान दिया है। उन्होंने नैतिकता के सिद्धांत पर दोहरी व्याख्या की है। पहली व्याख्या है राज्य या शासक की नैतिकता, और दूसरी है नागरिकों की नैतिकता। अब बात करते हैं मनुष्य की स्वार्थपरता को रेखांकित करने वाले मैकियावली के कथन के बारे में। तो प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावली का ये कथन था कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें आपसे सफलता मिलती है वो पूरी तरह से आपके बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम कर सकता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावली के विचारों की आलोचना के कोई दो कारण बताइए। फर्स्ट है, मैकियावली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा संकुचित और गलत है। और सेकंड है, मैकियावली राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्नों की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है, मैकियावली वाद से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, मैकियावली वाद के अनुसार राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार के लिए सभी प्रकार के मानवीय और पशुत्व, नैतिक और अनैतिक, वेद और अवैध, उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य है। और दूसरे शब्दों में मैकियावली ने नैतिकता के दोहरे मापदंड को स्वीकार किया है, जिसमें पहला शासक के लिए नैतिकता और दूसरा प्रजा के लिए नैतिकता है। वो शासक और प्रजा दोनों के लिए अलग अलग आचरण बताते हैं। इस वेद आचरण को ही मैकियावली वाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। क्योंकि मैकियावली का जो युग था वो पुनर्जागरण का युग था, इसीलिए उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावली को अपने युग का शिशु कहने के पक्ष में दो तर्क दीजिए। या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि मैकियावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। तो पहला कारण ये है कि मैकियावली ने अपने युग के अनुरूप मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया है, और दूसरा कारण ये है कि नैतिकता व आचार को राजनीति से अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकियावली अपने युग का शिशु था, ये कथन किस विचारक का है। तो ये जो कथन था वो डनिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावली द्वारा रचित दो पुस्तकों के नाम बताइए। तो फर्स्ट बुक है आर्ट ऑफ वॉर और सेकंड बुक है द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावली के अनुसार मनुष्य के सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो मनुष्य के सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मुख्य स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा के कोई दो दोष बताइए। पहला दोष है कि ये धारणा एकांगी है, और दूसरी कि ये अत्यंत सीमित और संकुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संबंधी मैकियावली के विचार लिखिए। तो पहला विचार था कि राजा को शेर की तरह निर्दयी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए।
और दूसरा राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। नेक्स्ट है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण बताइए। या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है कि मैकियावेली के आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 2 तर्क दीजिए। तो पहला कारण है कि मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्यों की धारणा का प्रतिपादन करते हुए उन्हें धर्म से मुक्त होने का परामर्श दिया। और दूसरा कारण है कि मैकियावेली ने आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के आधार स्तंभों को मैकियावेली ने ध्वस्त किया? मैकियावेली ने सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य को अपने मानवतावादी राष्ट्रीय राज्य और राजनीति की नैतिकता से पृथकता संबंधी विचारों से ध्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली ने अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? मैकियावेली ने अपने अध्ययन में यथार्थ और व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं कि मैकियावेली के अनुसार राज्य के 3 शुद्ध रूप कौन कौन से हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है वैध प्रजातंत्र। नेक्स्ट है, मैकियावेली द्वारा शासन के 2 प्रकार बताइए। तो पहला है गणतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। नेक्स्ट है, मैकियावेली के द्वारा राजा के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है उनमें से किन्हीं 2 के बारे में बताइए। तो पहला गुण है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना और दूसरा है साम, दाम, दंड और भेद को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों से संबंधित सर्वोत्कृष्ट कृति का नाम क्या है? मैकियावेली के राजनीतिक विचारों से संबंधित सर्वोत्कृष्ट कृति का नाम है प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किया था निकोलो मैकियावेली ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये विचार किसने व्यक्त किया कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति छीनने वाले को नहीं? तो ये विचार मैकियावेली का ही था। तो इस वीडियो में हमने मैकियावेली से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं।